गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। हम पाठ 6 के आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन के नए टॉपिक राजनीतिक आंदोलन 1885 से 1907 का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि नए सिलेबस के अनुसार है। हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो बच्चों, ये टॉप पॉइंटों के रूप में मैंने लिखे हुए हैं और इनका अंदर का मैटर मैं समझा रही हूँ, तो इनको पॉइंटों को अच्छी तरह याद करना है। पहला पॉइंट है शोषणकारी आर्थिक नीति। किसकी थी शोषणकारी आर्थिक नीति? ब्रिटेन की। और उस शोषणकारी आर्थिक नीति के कारण जो हमारी भारतीय कृषि थी और उद्योग धंधे थे और हस्तशिल्प है, वो नष्ट होने लगा। तो जो हमारे समाज है, भारतीय समाज, तो उसमें सबसे पहले आर्थिक ढांचे में परिवर्तन आने लगा और जो हमारी भूमि और कृषि व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन आया। गांवों की जो आत्मनिर्भरता थी, यानी जो गांवों में अपने जरूरत की चीजें पूरी कर लेते थे, वो समाप्त होने लगी। भूमि कर भी अधिक लगा दिया अंग्रेजों ने और कृषि का भी वाणिज्यीकरण कर दिया। वाणिज्यीकरण यानी एक प्रकार की जो उनके लिए लाभदायक फसल थी, जैसे रुई, जूट, उन्हीं को किसानों पर उन्हीं का उत्पादन करने के लिए दबाव डाला जाने लगा। और जंगल कानून पारित कर दिया, जिससे कि जंगल की जो भूमि थी उसके उपयोग करने के भी अधिकार छीन लिए लोगों से। और इसके अलावा जो ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में जो भारतीय उद्योग धंधे हैं उनको नष्ट किया जाने लगा। यानी जो भारत के उद्योग धंधे थे उसमें सबसे पहले वस्त्र उद्योग को नष्ट किया गया। उसमें उसके लिए क्या किया, देखिए बच्चों, ब्रिटेन ने अपने उद्योगों के लिए जो भारत है उसको कच्चे माल उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित कर लिया और अपने यहाँ से जो कारखानों में बनी वस्तु थी उनको भारत के एक मंडी के रूप में उपयोग किया गया। यानी वहां से फैक्ट्रियों से मालों को बना करके हमारे यहाँ पर बेचने के लिए करते थे। और इस प्रकार हमारा भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था वो बर्बाद होने लगा। और इन सभी से एक नए वर्ग का उदय हुआ, जो कि अंग्रेजों की शोषण की नीति से इस वर्ग ने मतलब आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हितों का एकीकरण करने का विचार हुआ और इनमें चेतना जागृत हुई। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, पॉइंट पढ़ेंगे प्रशासनिक एकीकरण। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों कि प्रशासन को एक प्रकार के मतलब अपने एक ही प्रकार के कानून और एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशासनिक एकीकरण किया कि सभी जगह एक समान कानून और न्याय व्यवस्था हो। लेकिन इसका हम भारतीयों को लाभ मिला क्योंकि हम भारतीय संपर्क में आए और इस प्रकार भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। तो देखिए बच्चों, प्रशासनिक एकीकरण। तीसरा था यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। देखिए बच्चों, अंग्रेजों ने रेल का आविष्कार किया अपने फायदे के लिए कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। लेकिन इन सब का हमें लाभ मिला और जो राजनीतिक आंदोलन है उनको हमको संगठित करने के लिए हमको भी फायदा हुआ। दूसरे जैसे तार, डाक आदि संचार के जो साधन थे उनका आविष्कार अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए किया, लेकिन उन सभी से हमारे विचारों का आदान प्रदान हुआ और जो राजनीतिक आंदोलन के कार्यक्रम हमने चलाए उनमें हमें सहायता मिली। तो यातायात और संचार के साधनों से भी हम लोग एक दूसरे के संपर्क में आए भारतीय, और इस प्रकार राष्ट्रीय चेतना का जागृत हुई। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका। प्रेस यानी अखबार वगैरह। तो देखिए बच्चों, प्रेस ने भी राष्ट्रीय चेतना के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अखबारों में ब्रिटेन सरकार की शोषणकारी नीति और कार्रवाई की आलोचना की गई और अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि जब ये समाचार पत्रों में छपने लगे तो लोगों के मन में भी भारत की स्वाधीनता के विचार प्रकट हुए और इस प्रकार भारतीयों के मन में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। अब अगला टॉपिक पॉइंट है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा है कि राजा राम मोहन राय का तो ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद का हमने रामकृष्ण मिशन, ये सब पढ़ा और सभी में हमने पढ़ा कि इन्होंने भारतीय समाज में जो रूढ़ियां व्याप्त थी
उनको दूर करने का प्रयास किया और भारतीयों को एक करने का प्रयास किया, और जो भारत की संस्कृति है उसके गौरव को उजागर किया, आत्मसम्मान की भावना का विकास किया। और इन सभी के माध्यम से देखिए बच्चों, भारतीयों में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से भी राष्ट्रवाद के उदय के कारण में महत्वपूर्ण है। फिर है जातीय भेदभाव। देखिए अंग्रेजों ने जातीय भेदभाव किया। जातीय भेदभाव किया यानी अंग्रेज है जो हम भारतीयों को घृणा की नजर से देखते थे। और यह भी देखा कि रेल के एक ही डिब्बे में जब अंग्रेज भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे, और इन सभी कारणों से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना आई और उनमें राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ। 7वां टॉपिक पढ़ेंगे आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा। देखिए अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए पाश्चात्य शिक्षा लागू की थी कि उन्हें अंग्रेजी पढ़े लिखे लिपिक तैयार करने थे, लेकिन इनका फायदा हम भारतीयों को भी हुआ। उस समय जब विभिन्न देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, तो भारतीयों ने उनके जो नेता थे उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए, और इन सब का परिणाम ये हुआ कि वो भी भारत में भी राष्ट्रवाद मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए उनमें सोच का विकास हुआ। अब हम पढ़ेंगे 8वां पॉइंट, लॉर्ड लिंटन की नीति। देखिए लॉर्ड लिंटन यानी जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिंटन, उनके कार्य, उसने ऐसे ऐसे कार्य किए थे कि हमारे भारतीयों में असंतोष की भावना हो गई जागृत। देखिए 1877 में, कब बच्चों 1877 में जब अकाल पड़ा, तो उसने देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया। लॉर्ड लिंटन ने 1877 में, कब बच्चों 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? दिल्ली दरबार का। और उसमें जो क्वीन विक्टोरिया थी, जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी, उसको भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। और देखिए इसी ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या लगाया बच्चों? इनको छोटे प्रश्नों के रूप में याद करना है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये लॉर्ड लिंटन ने जारी किया था। इसमें क्या था कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और शस्त्र एक्ट 1878, इसमें क्या हुआ कि भारतीयों को शस्त्र रखने का प्रतिबंध लगाया गया। तो इन लॉर्ड लिंटन की नीति से भी भारतीयों में असंतोष की भावना जागृत हुई और उनमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो बच्चे लॉर्ड लिंटन एक तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया जब अकाल पड़ रहा था, तो भारत के पैसों को खर्च करके देखिए, और महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था 1878, इसमें क्या हुआ, जो भारतीय समाचार पत्र है उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और शस्त्र एक्ट 1878 कि भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। अब 9वां पॉइंट है इल्बर्ट विल विवाद। देखिए बच्चों लॉर्ड रिपन के समय की बात है ये। लॉर्ड रिपन, उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे बच्चों? रिपन। 1883 में आया था ये इल्बर्ट विल विवाद, 1883 में हुआ। इसमें क्या था कि लॉर्ड रिपन के समय जो विधि सदस्य थे पीसी इल्बर्ट थे, और उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट विल कहा जाता है। इस विधेयक में क्या कहा कि भारतीय न्यायाधीश है जो यूरोपियनों के मुकदमों का निर्णय का अधिकार दिए जाने का प्रावधान था, किंतु यूरोपियनों के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो पाया। तो भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई कि हमारा तो मुकदमा यूरोपीय सुन सकते हैं, लेकिन भारतीय न्यायाधीश क्या यूरोपियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। तो इस विवादित बिल से भी भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखना है कि इल्बर्ट विल विवाद किसके समय हुआ? लॉर्ड रिपन के समय 1883। और क्या था इस विधेयक में? क्या था कि भारतीय जो न्यायाधीश है उनको यूरोपियनों के मुकदमे का सुनने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन जब यूरोपियनों ने विरोध किया तो यह बिल पारित नहीं हो पाया। और इसके बिल के पारित नहीं होने पर ही भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तो बच्चों दोबारा इस पॉइंटों को हम वापस से रिपीट करते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। पहला तो शोषणकारी आर्थिक नीति, यानी ब्रिटेन की शोषणकारी आर्थिक नीति के कारण, यानी हमारे उद्योग धंधे, कृषि, सारी अर्थव्यवस्था हमारी नष्ट हो गई। उन्होंने अपने फायदे के लिए केवल हमारे यहाँ वाणिज्य फसलों को ही उगाने पर ध्यान दिया,
और इसके अलावा देखिए हमारा जो वस्त्र उद्योग है उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया। हमारे यहाँ से केवल कच्चा माल लेके जाते और वहां से बना हुआ माल हमारे भारत की मंडियों में बेचते। इस प्रकार हमारा उद्योग धंधे नष्ट हो गए। दूसरे, प्रशासनिक एकीकरण और इन्हीं नीति के कारण, जो आर्थिक शोषण की नीति थी, इसके कारण हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे उनके मन में उनके प्रति असंतोष की भावना हुई और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। दूसरा कारण प्रशासनिक एकीकरण की, प्रशासन की सुविधा के लिए उन्होंने एक समान कानून व्यवस्था स्थापित की, लेकिन इनका फायदा हमें हुआ और हम सब इस संपर्क में आए तो राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। तीसरा, अंग्रेजों ने देखिए यातायात और संचार के साधनों का विकास किया, लेकिन इन सभी साधनों से लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और हमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। और प्रेस और साहित्य की भूमिका, इन्होंने देखी प्रेस में और साहित्य में, प्रेस में से यानी अखबारों में अंग्रेजों की दुर्व्यवहार की जो बातें आने लगी तो लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। और जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उनसे भी देखिए हमारी जो रूढ़ियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और भारतीयों को एक करने का प्रयास किया, और इन सभी का परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। जातीय भेदभाव, यानी जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, इस कारण हमारे भारतीय अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जागृत हुई और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। पाश्चात्य शिक्षा के कारण भी उस समय जो आंदोलन चल रहे थे विभिन्न देशों में, तो हमारे भारतीयों को वहां की जो नेता थे, विचारक थे, उनको जानने का अवसर मिला और उन्होंने भी हमारे भारत में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और लॉर्ड लिंटन की नीति के कारण भी लोगों में असंतोष हुआ, क्योंकि 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया, भयंकर अकाल पड़ रहा था उस समय। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसमें कि भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया 1878 में। और शस्त्र एक्ट यानी 1878 यानी भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो लॉर्ड लिंटन की नीति से भी भारतीयों में असंतोष की भावना जागृत हुई। इसके अलावा इल्बर्ट बिल विवाद यानी 1883 में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमे का सुनने का अधिकार दिया गया था, लेकिन यूरोपियों ने जब विरोध कर दिया तो इस बिल को वापस कर दिया गया। तो बच्चों, ये तो हमारा एक प्रश्न बन जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे 1885 के पूर्व की स्थिति एवं विभिन्न संगठन। 1885 यानी देखिए बच्चों, हम कांग्रेस से पूर्व, जो हमारी कांग्रेस थी उससे पहले के संगठनों के विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहला संगठन, शॉर्ट नोट में पढ़ा रही हूं बच्चों, इनको ध्यान से देखना। पहला जो राजनीतिक संगठन था वो लैंड होल्डर्स सोसाइटी। देखिए बच्चों, ये याद रखना है कि पहला राजनीतिक संगठन कौन सा था, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसकी स्थापना देखिए 1838 में कलकत्ता में हुई थी। कब हुई बच्चों? 1838 में। और इसके प्रमुख सदस्य थे प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर। तो बच्चों कौन कौन थे इसके सदस्य? प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव और द्वारकानाथ ठाकुर। ये था हमारा पहला राजनीतिक संगठन। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कौन सा था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना देखिए 20 अप्रैल 1843 में कलकत्ता में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन और सचिव प्यारी चंद्र मित्र। और इस संगठन से ही भारतीयों में राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा, यानी ये जो संगठन है इसी से भारतीयों ने राजनीतिक शिक्षा का पहला पाठ पढ़ा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तीसरा हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए ये तो था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। अब ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1851 में, अध्यक्ष थे राधाकांत देव, सचिव थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। चौथा है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, छोटे प्रश्नों में आ जाता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? दादा भाई नौरोजी ने 1861 में। और कहां पर की? लंदन में। देखिए इसका उद्देश्य था उचित उपाय द्वारा भारत की भलाई करना। यह ब्रिटिश जनता और संसद को भारतीय विषयों की जानकारी देती थी। देखिए सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने ही हमारे जो धन का निष्कासन है, यानी हमारे जो अंग्रेजों के शोषण का, पढ़ेंगे पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना देखिए 2 अप्रैल 1870 में। इसके संस्थापक थे गणेश वासुदेव जोशी।
अगला संगठन है इंडियन लीग। कौन सा है? इंडियन लीग। इसकी स्थापना की 25 सितंबर 1875 को कलकत्ता में। और देखिए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। किसने की थी इंडियन लीग की? शिशिर कुमार घोष ने। और देखिए ये किस अखबार के संपादक थे? याद रखना है, शिशिर कुमार घोष अमृत बाजार पत्रिका के। किसके थे? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना और राजनीतिक शिक्षा देना था। तो इंडियन लीग की स्थापना किसने की? शिशिर कुमार घोष ने 25 सितंबर 1875 को। अब हम पढ़ेंगे अगला संगठन इंडियन एसोसिएशन। किसके विषय में पढ़ेंगे? इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना देखिए 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन। और इस संस्था का क्या था? संपूर्ण भारत को संगठित कर एक मोर्चा बनाना चाहते थे। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? देश में एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत के निर्माण के लिए प्रयत्न करना, यानी सारे लोगों को इकट्ठा करना, सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयत्न भी करना चाहता था। हिंदू और मुस्लिमों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना भी चाहते थे और राजनीतिक आंदोलनों में जनसाधारण को भी सम्मिलित करना चाहते थे। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को की और आनंद मोहन बोस ने, दोनों ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। अब हम पढ़ेंगे मद्रास महाजन सभा 16 मई 1884 को। इसके अध्यक्ष थे पी रंगैया नायडू और सचिव थे वी राघवाचारी और आनंद चार्लू। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1885। अब हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए इंडियन एसोसिएशन, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन, उसने देखिए इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस देश के विभिन्न एसोसिएशन और व्यक्तियों को लेकर, देखिए जो हमने अभी पढ़ी थी इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। किसके साथ? जो विभिन्न एसोसिएशन थे और उन व्यक्तियों को लेकर 29-30 दिसंबर। कब? देखिए बच्चों, ये इंडियन एसोसिएशन ने कब किया? 29-30 दिसंबर 1883 में राष्ट्रीय सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया और यह एक प्रकार का संयुक्त अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दिशा में प्रथम प्रयास था। और इस सम्मेलन में देखिए बच्चों, सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में किए जाने और बैठने की आयु सीमा बढ़ाने के लिए और भारत में प्रतिनिधि विधानसभाओं की स्थापना करने आदि के संबंध। देखिए बच्चों, इस जो टॉपिक है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कांग्रेस।